हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि मैंने कहा था, तो एडवर्ड एल्बर्ट का जो बुक है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसका हम लोग आज सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है द मिडिल इंग्लिश पीरियड। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइम लाइन है ओल्ड इंग्लिश का, जो टाइम लाइन है वो है 450 एडी से 1066, और जो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम लाइन है वो है 1066 से 1350। लेकिन कई दूसरे किताबों में इससे ज़्यादा भी है, वहाँ पर 14 या 15 सेंचुरी तक मिडिल इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट दिस इज द टाइम लाइन, क्योंकि मिडिल इंग्लिश के बाद उनके किताब में एज ऑफ चौसर का शुरुआत होता है, तो इसीलिए उन्होंने जो मिडिल इंग्लिश है उसका जो डिवीजन है वो किया है 1066 से 1350 एडी तक। लेकिन द बेसिक क्वेश्चन इज 1066 में क्या हुआ था, 1066 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1066 में हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अब ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है सो बेसिकली जो इंग्लैंड था वो वेसेक्स जो किंगडम था उससे उसके हिसाब से चलता था। तो इंग्लैंड का जो लास्ट एंग्लो सेक्शन किंग था, लास्ट एंग्लो सेक्शन, एंग्लो, और इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है, इसको वो बाद में आऊंगा। सो जो लास्ट एंग्लो सेक्शन किंग थे, किंग हेरोल्ड, सो किंग हेरोल्ड थे। लेकिन जो फ्रेंच का एक प्रोविंस है नॉर्मंडी, फ्रेंच का जब आप मैप देखेंगे तो फ्रेंच का मतलब फ्रांस का जो एक प्रोविंस मतलब प्रदेश होता है, जैसे भारत का उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही फ्रांस का एक प्रदेश है, उसको कहते हैं नॉर्मंडी। और उसका एक ड्यूक था विलियम द कॉन्क्वेरर। विलियम द कॉन्क्वेरर, तो वो क्या करते हैं, वो किंग हेरोल्ड को अटैक कर देते हैं। और ये एक मैदान था हेस्टिंग्स करके, उस बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में 14 अक्टूबर को वो किंग हेरोल्ड को हरा देते हैं। और पूरा जो इंग्लैंड है उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ जाता है। सो एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वो एंग्लो सेक्शन जो पीरियड था वो खत्म होता है, और यहाँ पर जो फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, वो इंग्लिश लिटरेचर में दिखता है। तो इन दोनों बातों का आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में क्या हुआ? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में किंग हेरोल्ड को हराया विलियम द कॉन्क्वेर, जो कि नॉर्मंडी के ड्यूक थे फ्रेंच के। तो इसीलिए टेक्निकली इंग्लैंड लगभग 200 साल के लिए फ्रेंच के अंडर आ गया था, फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया था। तो चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। So there is first of all historical background. So the extensive period covered by this chapter saw many development in the history of England. So यहाँ बोल रहा है कि मैंने जो डेवलपमेंट है वो काफी डेवलपमेंट देखे हैं इस पीरियड ने। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मन एंड एंगिविन डायनेस्टीज। सो जैसा कि मैंने कहा कि जो नॉर्मन जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर आते हैं। There is an internal struggle between king, noble, clergy and people, because peoples are British and the rulers are French. So obviously वहां पर एक स्ट्रगल तो होगा ही, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। एंड न्यूमरस वार बोथ एट होम एंड अब्रॉड। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ वॉर यू कैन से। सो वहां पर युद्ध भी हुए काफी, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिटरेचर है, तो हम लोग युद्ध के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। सो फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, however, than more important than definite events were general movement of the time, the rise of new religious order। तो न्यू religious order का rise होता है, early enthusiasm, subsequent decline, blossoming chivalry। तो यहाँ पर जो फ्रेंच का जो एक ट्रेडिशन कहा जाता है कि नाइट, जो सिविलरी ट्रेडिशन है, सिविलरी मतलब
जो नाइटहुड होता है उसका जो एक रोमांटिक जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर लिटरेचर के ऊपर झलकता है. ब्रिंगिंग न्यू सिंपैथीज फॉर वुमेन एंड पोर एंड क्रूसेड widening of the Europe outlook, widening of the Europe outlook gradually to expand into rebirth of the intellectual known as Renaissance. और इस पीरियड में ही हम लोगों को रेनेसा का जो जन्म है वो होता है इंग्लैंड में, क्योंकि आप लोगों को पता है जो रेनेसा है वो सबसे पहले आया था इटली के वेनिस शहर में. सो इटली के वेनिस टाउन के बाद इंग्लैंड में सबसे आखिर में आता है रेनेसा. सो यहाँ पर रेनेसा का भी इन्फ्लुएंस हमें मिलता है. State of the English literature. What was the state at that time? So the period sees the development of Middle English and gradual awakening of inflexial system of older period. The text written down at the end of Old English period in the West Saxon dialect. तो West Saxon dialect में वो लिखा जाता है. But then text reappear in the 12th century or written particular dialect and author or scribe. Scandinavian and French loan words. So यहाँ पर Scandinavia का influence और French का जो loan words है, loan मतलब जो धार किया हुआ वर्ड है, उधार किया हुआ वो वर्ड आते हैं और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो और भी ज्यादा रिच हो जाता है. द डायलेक्ट्स व्हिच वर नोटेड ओल्ड इंग्लिश पीरियड कंटिन्यू डेवलप. जो डायलेक्ट थे, 4 डायलेक्ट ओल्ड इंग्लिश में, नॉर्थम्ब्रियन, कैंटिश, वेस्ट सेक्शन एंड मर्शियन, वो डेवलप होते हैं. एंड इन द लोलैंड स्कॉट्स एंड नॉर्दर्न इंग्लिश कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड मर्शियन. सो कैंटिस एंड साउथ वेस्टियन कॉरस्पॉन्डिंग वेस्ट सेक्शन. तो यहाँ पर जो डायलेक्ट है वो आपस में घुल मिल जाते हैं. ग्रेजुअली अ स्टैंडर्ड इज डेवलप व्हिच वाज बिकम रिसीव स्टैंडर्ड इंग्लिश. और इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वहां पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड एक अपना ठीक करता है, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जैसा कि हिंदी और दिल्ली का हिंदी में अंतर होता है. सो हिंदी में भी डायलेक्ट है और दिल्ली का जो हिंदी है वो ऑफिशियल हिंदी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूज कर रहा है. तो वैसे ही इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो डेवलप होना शुरू हुआ. They from Middle East dialect and was due part of the importance of that area period of the importance of capital London. और एक बात होता है कि लंदन का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. सो नाउ लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज, क्योंकि हम लोग को जानना है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ लिटरेचर एट दैट टाइम. सो चलिए देखते हैं. The period under review provides a large amount of interesting and important, often delightful works. General features are somewhat difficult to give in brief outline, and emphasis will be placed later on individual work of outstanding importance. तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एंड डिलाइटफुल वर्क्स यहाँ पर पाए गए हैं, और जो जनरल फीचर्स है, मतलब जो बेसिक जो फीचर्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हैं वो डिफिकल्ट है इस छोटे से आउटलाइन में हम बताना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उनका एक ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. सो जो बेसिक फीचर्स ऑफ द एज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो एज है वो एज ब्रिटिश लोग का अपना नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने इंग्लैंड को कैप्चर कर लिया था. सो England was under a foreign rule in technical terms because French are ruling England. So ये स्वाभाविक है कि वहां पर जो फीचर्स होगा वो भी इमिटेटिव इन नेचर होगा, मतलब नकल करना ज्यादा होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो द फर्स्ट फीचर इज द ट्रांजिशन. सो एडवर्ड एल्बर्ट बोल रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिशनल एज वेयर a foreign rule is starting and towards a new age, and it is a link between age of Chaucer and the Old English period, or you can say a link between Elizabethan period or Old English period. So it is a kind of bridge type of work. The transition, in many ways the period is one of the transition of experiment or experiment kind of age है, जहाँ पर experiment हो रहा है पोइट्री का. जो ज्यादातर फॉर्म्स है, जॉनरा है, और पोएट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फॉर्म्स को लेकर. फॉर एग्जांपल अपीयर इन पार्ट टू बी फीलिंग न्यू मीडिया, एंड देयर इज अ न्यू मीडिया बिकॉज लैटिन फ्रेंच इन्फ्लुएंस, एंड ऑब्वियसली अगर फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया तो लैटिन भी आएगा. सो लैटिन वर्क्स अनडाउटेडली ग्रेट,
but at the same time there were some poets who are following the line of development of old English period. So देखिए यहाँ पर दो तरह का डेवलपमेंट होता है, किसी भी लिटरेचर में दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक होता है फॉरेन इन्फ्लुएंस और एक होता है जो नेटिव इन्फ्लुएंस। तो कुछ कुछ पोएट था, कुछ कुछ लिटरेरी फिगर थे जो लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस में आकर अपना जो लिटरेचर है उसको बेटर कर रहे थे, और कुछ कुछ पोएट थे जो नेटिव इन्फ्लुएंस से ही अपना काम चला रहे थे। The contrast is obvious, and 14th century is clear in the work of alliterative poets. So the poets are alliterative poem लिखते थे, but earlier two part they were outstanding example of tendency, particular Legermont Brut. It is clear that oral tradition preserved and oral tradition also were there, poetic models of the past, though apart obvious example, it is not till the 14th century they appeared in extant text. So देखिए जो ओल्ड इंग्लिश जो पोएट्री था वो था, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश पोएम थे, ओल्ड इंग्लिश पोएम, ओल्ड इंग्लिश जो पोएम था उनका एक फीचर्स था कि वो पोएम एलिटरेटिव था, एलिटरेटिव, लेकिन नॉन राइम था, नॉन राइम मतलब राइम स्कीम नहीं था। So these are the two features of Old English poetry. It is alliterative and it is non-rhymed or unrhymed. But if you look into the Middle English period, Middle English poetry, then you find that it is non-alliterative, non-alliterative and rhymed. So एकदम उल्टा, एक alliterative and non-rhymed and दूसरा is non-alliterative and rhymed, because जो Latin works थे वो rhyme थे, so that's why rhyme is copied from the Latin works. The anonymous, so anonymous tradition are also same because old English period का जो poets था वो anonymous in nature था. So उन लोगों का भी जो नाम था पोएट का वो लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्शन वाज रिटन अननोन, मतलब उन लोगों का जो ऑथर का नाम था वो हमें पता नहीं चला. Whose names appear are indeed names only. So we get some name but not any proper name. They are in poems. The domination of poetry, ओल्ड इंग्लिश की तरह मिडिल इंग्लिश में भी डोमिनेशन ऑफ पोएट्री, मतलब जब पोएट्री का जो डोमिनेशन है ज़्यादा प्रभाव वो हमें दिखता है. बट एट द सेम टाइम सम रोमांसेस मस्ट बी पॉपुलर काइंड, बिकॉज फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ गया था, तो रोमांस जो होता है, जो नाइट का जो एडवेंचर है वो भी हमें दिखने को मिलता है. द अमाउंट ऑफ लेटर seems small by comparison, but it must be remembered that the Latin was the language of official document and indeed of learning. As I said, कि जो कोर्ट लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज था इंग्लैंड का, वो था फ्रेंच और लैटिन, एंड दैट्स व्हाई लैटिन लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. सो डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल जो कागजात थे वो लैटिन में ही लिखा जाता था. मच ऑफ द एक्सटेंट प्रोज इज होमिलेटिक कैरेक्टर. होमिलेटिक मतलब बाइबलिक इन नेचर, बाइबल में होमिलीज होता है, कैथोलिक होमिलीज एटसेट्रा. सो होमिलिक इन नेचर मतलब sermon टाइप का होता है, दो nonetheless important for that. The Catherine Group and Anne Revel are quite outstanding in their way. तो Anne Revel एक प्रोज वर्क है मिडिल इंग्लिश का जो हम देखेंगे कुछ देर बाद. And the modern readers, they lack interest and mainly known as general reader for certain purple patches, yet they are individual in the style, and though many are translation, they are by no means slavish. तो वो ट्रांसलेशन जो डोमिनेशन है वहां से आते हैं. नाउ द पोएट्री. सो लिटरेचर को दो सेक्शन में इन ब्रॉडर टर्म डिवाइड किया जाता है, एक पोएट्री और एक प्रोज. तो पोएट्री में हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दिस मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट. सो जो विषय है, थीम है, उसके ऊपर बेस करके हम जो पोएट्री का जो सेक्शन है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रॉनिकल. सो क्रॉनिकल जो होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ. जो क्रॉनिकल थे वो था एक कैलेंडर टाइप और डेट वेट होता था, उसमें राजाओं का बर्थ, क्या क्या किए,
ज्यादा डॉक्यूमेंट करके रखा जाता था, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. So during this period there is unusual number of verse chronicle. So chronicle, but they are written in verse. They are distinguished by their use of stories, and they talk in a kind of story. मतलब जो स्टोरी होते उस वे से वो लिखा जाता था. चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पर जो क्रॉनिकल थे, वर्स क्रॉनिकल मिडिल इंग्लिश पीरियड का, वो उसका नाम का लिस्ट है. तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम ख्याल रखना. जब फर्स्ट ऑफ ऑल इज लजमुन ब्रूट. सो ये एक वर्स क्रॉनिकल है. ये लिखा गया है 1250 के लगभग करीब करीब. और एक लजमन एक मॉन्क थे ऑफ अर्ली किंग्स, ऑर्केस्ट्रा शायर के, उन्होंने इसको लिखा था. लगभग 16,000 लाइनें थी. और लाइनें किस टाइप की थी? एलिटरेटिव. एलिटरेटिव लाइंस मतलब जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट का उसमें सेम होता है. मतलब कि जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी, तो देखिए बार बार के आ रहा है. सो दिस टाइप का जो सेम कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है उसको एलिटरेशन कहते हैं इंग्लिश में. सो इस टाइप का पोएट्री हमें देखने को मिलता है. द चीफ सोर्स ऑफ इज रोमन डी ब्रूट ऑफ वेस. सो ये भी एक ट्रांसलेशन वर्क है. जो चीफ सोर्स है वो है रोमन डी ब्रूट ऑफ वेस, ठीक है, जिसने वेस को लिखा था. और हिस्टोरी रेगियम ब्रिटेनिया, जो हिस्टोरी जो ब्रिटेन का जो हिस्ट्री है पहला जियोफ्रे ऑफ मॉनमोथ ने लिखी थी, उसको ये सोर्स बताते हैं. द वोकाबुलरी इज आर्काइव. सो ओल्ड वोकाबुलरी यहाँ पर यूज होता है. और स्टाइल इज यूज ऑफ एपिक फार्मूलाज. एपिक फार्मूला का भी यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड में ऑफिशियली कोई एपिक था नहीं उस वक्त, तो यहाँ पर एपिक जो फार्मूला है उसको यूज किया गया है. देन प्रेजेंस ऑफ एसोनेंस ऑफ राइम एंड समटाइम इंडीड एलिटरेशन ऑफ राइम अपीयर टुगेदर. तो एलिटरेशन एंड एसोनेंस ऑल्सो यूज किया गया है. मतलब तो एक वावल का होता है, एक कॉन्सोनेंट का होता है. सो जो दोनों ही एलिटरेशन की तरह ही होते हैं. देन यहाँ पर लाइन दिया गया है, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो. रॉबर्ट ऑफ ग्लॉस्टर इज नॉन राइमिंग क्रॉनिकल. इट इज राइमिंग क्रॉनिकल. मिडिल इंग्लिश जो पोएट्री था वो ज्यादातर नॉन राइम था, सॉरी राइम था, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, लेकिन अनएलिटरेटिव था, अनएलिटरेटिव. So it is a rhyming chronicle, and it is written by Robert Monk, who is from Gloucester, and he drew largely of the work Geoffrey of Monmouth. So Geoffrey of Monmouth जो लिखा था उन्होंने हिस्टोरी रेगम ब्रिटेनिका, वहाँ से ये सोर्स निकलते हैं. He is no poet and not particularly learned, though he attempts always to show impartiality. चलिए नेक्स्ट पेज. So, फिर above all, he showed true love of his country and has been often pointed out. For him, Arthur is the hero of his work. So, इनका जो वर्क है उसका जो हीरो है वो है किंग आर्थर, द पॉपुलर किंग ऑफ इंग्लैंड. फिर उसके बाद रॉबर्ट मैनिंग फॉर ब्रीवरन कम फ्रॉम बॉर्न लिंकलॉनशायर. His rhymed story of England was completed as himself tells us between 3 or 4 o'clock. एंड ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेचर, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स बिगिन विथ नोआ एंड द डिल्यूज ends with the death of Edward the First. The first part translates closely with voice of Bruce. So देख रहे हैं आप कि most of the work is a kind of translation. और यहाँ पर अलेक्जेंड्राइन जो एक राइमिंग पैटर्न है, जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर, वैसे ही एक अलेक्जेंड्रियन होता है. उसका जो फ्रेंच वर्जन है उसको अलेक्जेंड्रियन कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रिया में जो आयम्बिक पेंटामीटर जो है, आयम्बस में क्या होता है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है 5 फीट, और 1 2 1 2 ऐसे करके जो फीट होता है वर्ड्स का वो 5 होते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्राइन में होते हैं 6. सो अलेक्जेंड्राइन इज अ
pattern of writing a poetry with 6 foot or feet. His work handling sign was commenced in 1303 or being any more impartial in attitude than Pius the Plowman. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं it is a kind of political verse piece. Now the religious and didactic poetry. So as I said, it is the Middle Ages and Middle Ages में क्या होता है, जो religious impact है literature के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है. As the impact of literature is great, as the impact of religion on the literature is huge, so normally जो पोएम होगा वो स्टोरी होगा उसमें लिटरेचर का उसमें जो रिलीजन है उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा. सो दैट्स व्हाई दे रोट डायडेक्टिक पोएट्री. डायडेक्टिक पोएट्री मतलब जिस पोएट्री से हमें कुछ सीखने को मिलता है, समथिंग टू एडुकेट पीपल. सो फर्स्ट इज ऑर्मुलम. ऑर्मुलम रिटन ऑन सर्टिकम ओम. ओम करके एक मॉन्क था, उन्होंने लिखा था. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर आउल एंड द नाइटिंगेल. This is the most important didactic poetry of Middle English literature because Owl and Nightingale एक तरह का डिबेट है. कैसा डिबेट? जिस डिबेट में एक आउल होता है who represent wiseness और नाइटिंगेल जो होता है वो रिप्रेजेंट यूथ. जैसा कि मिल्टन का एल एलिग्रो एंड एल पेंसोरोसो है, वैसे ही आउल एंड द नाइटिंगेल. आउल ज्ञान की बातें करता है, आउल स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, लेकिन नाइटिंगेल यूथ का बातें करता है, रोमांस का बात करता है. जैसे कि क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में जो झगड़ा है कि क्लासिसिज्म इज बेस्ट एंड रोमांटिसिज्म बेस्ट, तो ये दोनों एज का एक डिबेट है कि व्हिच एज इज बेस्ट एज. सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप सभी को पढ़ना चाहिए. चलिए नेक्स्ट पेज. इट इज प्रोबेबली रिटन इन द अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी. सो अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी मतलब 1200 के करीब करीब लिखा गया है. So it is the early part of 13th century. It consists of a long argument between Nightingale representing the lighter joy of life. So Nightingale जो कि lighter joys, जो खुशियां हैं, आनंद है, उसको represent करता है Nightingale, और Owl standing from wisdom and sobriety. The poem is among the best lively in its kind and the argument times very least heated. And short rhyming couplet जो है, short rhyming couplet में ये लिखा गया है, short rhyming couplet. फिर आता है Oration to Our Lady, Genesis, Exodus और Destiny, The Moral Ode, Proverbs of Alfred, etc. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर फिर आता है कार्सर मुंडी. ठीक है, इट इज अ रिलीजियस वर्क एंड कार्सर मुंडी ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल है और न्यू टेस्टामेंट उसका जो स्टोरीज है उसको लेकर ये लिखा गया है. फिर रिचर्ड रोल ऑफ हैम्पल. ये रिचर्ड रोल का है जो हैम्पल के थे, उन्होंने भी ये डायरेक्टिव पोएट्री लिखा था. एंड हिज प्रिक ऑफ कॉन्शियसनेस. देन the work which is based on writing of early fathers. जो fathers थे जो चर्च के, उनके जो एक्सपीरियंस और वर्क थे उसको बेस करके ये लिखा गया है. and the matter is abstract and handled in a simple way. चलिए नेक्स्ट पेज. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो सबसे फेमस पोएम है वो बिलोंग करते हैं एलिटरेटिव पोएम्स के ग्रुप से. So in a unique manuscript preserved in the British Museum, there are 4 remarkable fine poems written in West Midland dialect. So West Midland dialect था, उस dialect में 4 alliterative poem जो संभाल कर रखा गया है ब्रिटिश म्यूजियम में. वो 4 जो alliterative poem है वो कौन है? Pearl, Purity and Patience, and the last one the most famous, Sir Gawain and the Green Knight. So जो Pearl है वो एक एलिजियक पोएम है जो बात करता है एक फादर और डॉटर के रिलेशन के ऊपर, और जो डॉटर मर चुकी है और जो पिता है वो अपने डॉटर को ढूंढते हैं, और लेकिन वो
देखते हैं कि वो खुश है, वो खेल रही है, नाच रही है. Then purity and patience is also a kind of alliterative poem which personifies the abstract qualities of human being. And the last one is Gawain and the Green Knight. So Gawain and the Green Knight आप लोगों को पता है कि जो किंग आर्थर थे उनका एक राउंड टेबल था और उसके चारों तरफ नाइट बैठते थे और जो सेंटर होता था, सेंटर में बैठते थे किंग आर्थर, और किंग आर्थर उन लोगों को टास्क देते हैं, शिवलव एक एडवेंचरस टास्क. सो एक बार क्या हुआ, एक ग्रीन नाइट आया और ग्रीन नाइट ने चैलेंज किया कि तुम मेरा सर काटो एक बार में और मैं तुम्हारा भी सर काटूंगा 1 साल बाद. सो सर गवाइन चैलेंज को लेते हैं और उनका जो सर है वो काट देते हैं. तो फिर ग्रीन नाइट उनको ढूंढते ढूंढते आता है और फिर लास्ट में पता चलता है कि जो वो उसका जो प्रेम है सर गवाइन का जो लव इंटरेस्ट हो जाता है ग्रीन नाइट की पत्नी के साथ. तो इन द लास्ट ग्रीन नाइट उनको नहीं मारता सर गवाइन को. सो ये एक बहुत ही अच्छा टेल है. आप लोग अगर बोले तो मैं अलग से उसका स्टोरी का समरी कर दूंगा. तो these are the 4 important alliterative poem. Purity and patience are more didactic, so they are didactic and they give kind of education from the Bible. And Sir Gawain the Green Knight is without doubt the finest of all Middle English romances for its mastery of plot, because it's a tremendously well knitted plot. जो Gawain and the Green Knight का जो story है उसमें. Now there are another kind of poems which is called romances. So जैसा कि मैंने कहा कि जो 200 साल था वो इंग्लैंड फ्रांस के इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो इसीलिए फ्रांस का जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी राइटिंग है उसको रोमांस कहते हैं. और इस रोमांस जो है वो रोमांस को 4 जो मैटर है उसमें डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट जो है द रोमांस इज डीलिंग विद इंग्लिश हिस्ट्री. सो some romances which dealing with English history. और इंग्लिश हिस्ट्री में कौन आएगा, किंग हॉर्न जो इंग्लैंड के किंग थे, हैवलॉक द डेन एंड द गे ऑफ वारविक, बेबिस ऑफ हैम्पटन, रिचर्ड क्यूअर द लायन. These are numerous romances connected with loosely or matter of England and they are called matter of England. So आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि which romances are belong to the matter of England. So these are the matter of England जो रोमांस है वो है. नेक्स्ट पेज. देन फिर है मैटर ऑफ जो ब्रिटेन है. आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड और ब्रिटेन में जो डिफरेंस है, इंग्लैंड है जो इंग्लैंड एक देश है और ब्रिटेन है इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, उसको कहते हैं ब्रिटेन. और मैटर ऑफ ब्रिटेन में क्या आता है, सर ट्रिस्टम, जो आप लोगों को एक नोवेल भी मिलेगा सर ट्रिस्टम स्टैंडी. सो किंग आर्थर भी आते हैं उसके साथ. किंग आर्थर बहुत ही पॉपुलर राजा है इंग्लैंड के. एंड सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट all are example of Middle English romances which are grouped and called the matter of Britain. Then matter of Rome. तो matter of Rome में normally क्या आ जाएगा, siege of Troy, King Alexander and destruction of Troy etc. So these are called matter of Rome. Then matter of France. matter of France में क्या आएगा, matter of France में आएगा चार्लेमैग्नी, रॉ, कोलेजर etc. Sir from Brass etc. So these are a matter of France. There is also class of miscellaneous romances like Amies and Amiable, William Parley, Floris and Bloflecher, the king son of captivate maid etc. etc. So it would take volume to comment in detail upon the romance. So Albert बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेस वॉल्यूम लग जाएगा, किताब मोटा हो जाएगा. The variety of their meter and style were great. और तो मीटर थे, जो मीटर में ये पोएम्स लिखे जाते थे वो वेरियस टाइप्स ऑफ मीटर थे. बट इन जनरल टर्म्स वी मे से दैट प्रिवेलिंग सब्जेक्ट इज ऑफ मार्शियल एंड आर्मरी नेचर, सॉरी एमाटोरी नेचर. सो मार्शियल था, एमाटोरी था. एमेचोरी मतलब जो जस्ट स्टार्ट होता है, जो वर्क जो खुद मतलब जो स्टार्ट होता है, which are inexperienced, so they are written by some inexperienced poets. Mere is the additional interest in supernatural which enters freely into the story. The most attractive feature for modern reader is this type of literature is frequent glimpses of obtaining into habits of the time. So habits of the time में ये गिने जाते हैं. Then आता है हमारा प्रोज. सो प्रोज में आता है एनक्रेन रिवल.
It is the most important yearly prose text and of this period and has been frequently pointed out the most influential. तो ये most important prose है Middle English period का, Anque and Rebel. Its date is difficult to decide but is to describe 12th century. So 12th century के आसपास ये लिखा गया है. Then it is a manual designed to create life they chosen. It is a manual designed to guide. So जो ladies होते हैं, noble ladies, कोर्ट लेडीज, उनका लाइफ को गाइड करने के लिए ये किताब लिखा गया है. The guiding principle in his rule doubtlessly moderation and everything. The most characteristic feature of the author is that it appear the work is broad humanity. The homely element of the work such as attract the modern reader. Next page. Then it is also commonplace in literary criticism and here in Anque and Rebel connected with the prose of Ulfstan. So Ulfstan जिनको हमें मिले थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, उसका जो वर्क है उसके साथ इसका जो लिंक है वो बहुत ज्यादा familiar है. Description of backbiter is given as an example of the text and authorized version of Bible का भी mention है. Then यहाँ पर उसका एक टेक्स्ट का मतलब दिया गया है एग्जाम्पल, आप चाहे तो पढ़ सकते हो चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है. Then As and Bite of Inuit is written by Dan Mitchell and Northgate in 1340 in the form from Canterbury, translation of a French work and it is also a translation of French work and the word dull. So translation बहुत ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है from the linguistics point of view. अगर आप भाषा विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है. सो यहाँ पर हमारा एज खत्म होता है. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, मैंने आपको पहले ही बताया था जो एल्बर्ट है उसका किताब का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स. क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिला हमें इस एज में, हमें इससे पता चलता है. सो फर्स्ट वन इज पोएट्री. पोएट्री में क्या क्या दिखा, मीटर दिखा गया हमें. एज द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इज अनराइम्ड but in the Middle English we have seen rhyming pattern poems. So main features of the period is development of meter. So meter develop हुआ इस एज में, मीटर जिसमें कविताएं लिखी जाती थी. And it is clear in the fact though written records show that it two types develop side by side. Even from the literary history point of view, alliterative is confined to the west and so जो western part था इंग्लैंड का उसमें alliterative पोएम प्रेवलेंट था और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था उसमें राइमिंग. नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर कुछ स्पेसिमेन दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे मीटर डेवलपमेंट हुआ और कैसे, कुछ खास नहीं है इस पेज में. चलिए नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर हमें फिर से डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी जो जॉनरा है उसको मिलता है. यहाँ पर लिरिक का मेंशन है कि लिरिक्स कैसे डेवलप हुआ. सो probably the form which greatest appeal in the period of modern reader is lyric. It has been noted that there is no example of true lyrics. So यहाँ पर हमें true lyrics नहीं मिलते. It is impossible to say that they were first written in his country. Only a few fragments have been preserved. और जो भी लिखे गए हैं वो हमें नहीं मिले हैं क्योंकि preservation का एक मामला भी होता है. So many poems are addressed to Virgin Mary, the mother of Jesus Christ. एंड यहाँ पर जो कुकू सॉन्ग है, कुकू सॉन्ग एक पोएट्री है, उसका स्पेसिमेन दिया गया है. आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज. तो जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ उसमें जो रोमांस था वो हाईलाइट था इस पीरियड का. रोमांस का जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आप लोगों को पहले ही देख चुके हैं कि 4 टाइप का रोमांस हमें मिलता है. मेटर ऑफ इंग्लैंड, मेटर ऑफ ब्रिटेन, मेटर ऑफ Rome, Metal of France, and some miscellaneous. And they are all translation from the French romances. मतलब Metal of England को Metal of Britain को छोड़कर प्रोज. So प्रोज में हमें 2 काम मिलते हैं, Anque and Rebel and the As and Bite of Inuit, and of the Catherine group जो है वो accepted as a true value. Then the development of style of poetry. They were not very great stylistic at the time, but Sir Gawain and the Green Knight is a very stylistic pattern. So the poetry of the period review has developed greatly stylistic point of view. From a comparison between Lazarmon Brute and Sir Gawain and the Green Knight is difficult to describe in a few words precisely. Development is too much. तो Albert बोल रहे हैं कि it is difficult to
say precise characteristic style, but there is no style, माने exaggeration to say being at least the poet becomes conscious artist, मतलब poet अपने style को लेकर conscious हुए थे. Next page. So the last page, the faced with more difficult material and tend to become obscure again in handling some difficult meter, and the work are most obscure, though humor is often enough lacking the touches, so humor lacks here, and sometimes of a grim kind. Pathos too, pathos और कई तरह का genre था, उसका experiment चला. So thank you so much for watching. If you like the video, please like it and share it and consider to subscribe the channel. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच. जय हिंद.